Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, जावेद फारूकी एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होयसल शैली मंदिर यूनेस्को में शामिल भारत का 42वां धरोहर स्थल लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। अनअकैडमी के इस अनस्टॉपेबल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की संस्कृति यानी कि उसका रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार, परंपराएं, उसका स्थापत्य और उसकी कला उस देश को उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, भारत शुरू से एक सनातन संस्कृति का देश है। भारत दोस्तों अति प्राचीन काल से ही बहुसांस्कृतिक देश है और न केवल दोस्तों बहुसांस्कृतिक देश होने के साथ साथ अपनी कला, विरासत और संस्कृति को लेकर के भी काफ़ी ही समृद्ध देश के रूप में अपनी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाता हुआ दिखता है। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन यूनेस्को दुनिया भर में फैले हुए ऐसे सारे बहुत ही सांस्कृतिक स्मारकों को, प्राकृतिक स्मारकों को और ऐसे दोस्तों जो प्राकृतिक इस विरासत के जो स्थल हो सकते हैं उनको उनको संरक्षण देती है, उनको एक तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती है, उनको संरक्षण देती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। भारत के अब तक कुल 42 स्थलों को, यह बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों कि अब तक हमारे देश के कुल 42 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से दोस्तों अभी अभी हाल फिलहाल में भारत की बड़ी ही फेमस, दक्षिण भारत की फेमस होयसल शैली मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है और इसी पे मैं आज की क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये मेरी अनअकैडमी वर्क पोजीशन, आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। ये मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव 11 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद इंडियाज लीडिंग एंड रेनाउंड इंस्टीट्यूट, परफॉर्म ऑलमोस्ट 200 प्लस सिलेक्शन। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने है। आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करेंट अफेयर्स। दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, होयसल शैली मंदिर यूनेस्को में शामिल भारत का 42वां स्थल, इसका कंटेंट क्या होगा वो आपके सामने है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसका कंटेंट है कि ये चर्चा में क्यों है, इसका परिचय, इसकी विशेषताएं और मंदिरों के मुख्य भाग को विशेषताओं में ही शामिल कर लिया गया है। और होयसल शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं, जो उसके प्रमुख उदाहरण हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर होयसल शैली के प्रमुख मंदिर क्यों, कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए, कला संस्कृति का जो पार्ट है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए, दोनों के एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों ही एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स में होयसल शैली के मंदिरों के एग्जाम्पल पे या होयसल शैली की विशेषताओं पे प्रश्न पूछा जा सकता है और मेंस में भी होयसल शैली के मंदिरों पर या फिर बेसर शैली के मंदिरों पर प्रश्न जो है सीधा सीधा प्रश्न दोस्तों बन सकता है, या भारतीय स्थापत्य के गौरव को लेकर के कोई प्रश्न बन सकता है दोस्तों मेंस में, या भारतीय जो स्थापत्य हैं या धार्मिक स्थापत्य हैं या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न कोई फॉर्म हो सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक के लिए तैयार रहिए 2024 में यूपीएससी के एग्जाम में। सबसे पहले बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि होयसल के जो कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के जो मंदिर हैं, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये मंदिर दोस्तों 15 अप्रैल 2014 से ही अस्थायी सूची में शामिल थे। अस्थायी सूची में पहले से ही शामिल थे, लेकिन इनको अभी इस बार 2023 में सितंबर महीने में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इसको भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जगह भी दी गई। जैसा आप देख पा रहे हैं कि होयसल टेम्पल ऑन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट व्हाट सेट द सैक्रेड एनसेम्बल्स अपार्ट व्हाट स्टोरीज दे टेल। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 26 सितंबर 2023 को ये न्यूज़ में रहा है दोस्तों। तो इसलिए अपने आपकी जो आगामी 2024 की परीक्षा है उसके लिए आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा में जानने के बाद कि चर्चा में क्यों है, इस बात को आपने समझ लिया है।
अब हम लोग होयसल शैली के मंदिरों के बारे में कुछ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इसके परिचय को समझते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि होयसल मंदिर वास्तुकला मंदिर की निर्विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है, जो 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में होयसला राजवंश के शासन के दौरान कर्नाटक के दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में विकसित हुई। यानी कि भारत के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में होयसल राजवंश के दौरान इस कला का विकास हुआ है। ये मंदिर दोस्तों बेसर शैली का एक उप शैली का मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मंदिर शैली कुल 3 प्रकार की मंदिर शैलियों का विकास हुआ, जिसमें से उत्तर भारत में नागर, सुदूर दक्षिण भारत में द्रविड़ और बीच वाले क्षेत्र में वेसर शैली का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों इस वेसर शैली के भी अपनी कई उप शैलियाँ हैं। सभी मंदिरों की अपनी कुछ उप शैलियाँ हैं। तो बेसर शैली की उप शैलियों में चालुक्य, राजपूत, काकतीय तथा होयसल शैली इसी बेसर शैली की एक उप शैली है, जो अपनी कुछ खास विशेषताओं के लिए जानी जाती है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है दोस्तों ये मंदिर शैली। यह अपने जटिल और विस्तृत अलंकरण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मंदिर अपने विस्तृत अलंकरण यानी कि बहुत ही सुंदर सजावट, अद्वितीय सितारा आकार की योजनाएं, सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सितारा आकार का होता है। यानी कि इसका जो जगती है, प्लेटफॉर्म है, वो एक तरीके से अपने आप में दोस्तों एक स्टार शेप ऐसे बनाता है दोस्तों, सॉरी एक ऐसे स्टार शेप बनाता है। और साथ ही साथ बारीक नक्काशीदार मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे काफ़ी बारीक नक्काशीदार मूर्तियाँ बनाई जाती हैं होयसल शैली के मंदिर में। ये सारी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ और भी विशेषताओं को समझ लेते हैं। जैसे मुख्य रूप से, जैसा कि अभी आपको पता चला कि बेसर शैली का मंदिर है, स्टार जैसी ग्राउंड योजना होती है, यानी कि इसकी जो आधार योजना है वो स्टार जैसी है। होयसल मंदिरों को कहीं कहीं ऊंचे उठे हुए मंच या जगती पर बनाया जाता है, जिसका उपयोग प्रदक्षिणा पथ के लिए के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं दोस्तों उसको ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाने पर, स्टार शैली में इसका प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इसके चारों तरफ स्पेस दिया जाता है, जिससे कि चारों तरफ इसको दोस्तों मंदिर के चारों तरफ जो है वो प्रदक्षिणा पथ यानी कि चारों तरफ परिक्रमा किया जा सके। साथ ही साथ इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि खुला मंडप होता है, कोई मंडप नहीं है दोस्तों, इसमें खुला मंडप है। श्राइन्स इन मंडपों में दोस्तों छोटे छोटे और भी छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पे करीब करीब 2 विमान होते हैं दोस्तों। 2 विमान आप देख पा रहे हैं। तो 2 विमान भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस मंदिर में। छोटे शॉर्ट हाइटेड मंदिर होते हैं। ओके, 2 विमान, 2 गर्भगृह के साथ ये मंदिर बनते हैं जनरली। सोप स्टोन से निर्मित मंदिर, बड़े ही सॉफ्ट स्टोन से दोस्तों मंदिरों को बनाया गया है, जो बहुत ही नरम होते हैं। स्टिलेट योजना के अंतर्गत निर्मित एक जटिल से एक सीधे वर्ग बनाने की योजना, जो कई प्रोजेक्टिंग कोणों के साथ एक स्टार से मिलती जुलती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके आधार को, बेस को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये चारों तरफ से मिलने के बाद एक स्टार जैसा शेप ले लेता है दोस्तों। तो ये इस मंदिर की खास विशेषता है स्टार होयसल शैली के मंदिरों की। कुछ यही इसकी विशेषता इसको एक अलग शैली के रूप में स्थापित करती है। इसकी स्टार शैली का इसका आधार, 2 विमान, 2 गर्भगृह, छोटे मंडप, खुला मंडप है ना, ये इसकी विशेषता है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है, विमान है और गर्भगृह है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इस मंदिर के एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ उदाहरणों की दोस्तों अगर बात करें, जैसा कि आपको एक बात पता चल गई कि होयसल शैली के मंदिर हैं और इन मंदिरों को खास देश के विशेष जगहों में, जैसे खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाले क्षेत्र में दोस्तों इन मंदिरों का विकास हुआ है। अब इस मंदिरों के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसा मैं अभी आपके सामने, जैसे एक मंदिर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बेलूर में एक मंदिर है, चन्नकेश्वर मंदिर। इस मंदिर से भी आप देख सकते हैं कि इसका जो आधार है वो कैसे तारे की आकृति में है। 1116 में होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में निर्मित किया गया था। ये मंदिर दोस्तों जब होयसल राजाओं ने चोल शासकों पर विजय हासिल की, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण इस खुशी में, इस विजय उत्सव के तौर पे इस मंदिर का निर्माण किया गया। यागची नदी के तट पे ये मंदिर है और जो होयसल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था। मंदिर का आकार तारे के समान है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा एक और मंदिर है, तो हलेबीड में दोस्तों होयसलेश्वर मंदिर है। ये होयसलेश्वर मंदिर भी बहुत ही फेमस मंदिर है, जैसा कि आप इसे भी देख सकते हैं कि इसका भी जो आधार है वो तारे के आकार का है। ओके, होयसल शासकों द्वारा निर्मित ये सबसे बड़ा शिव मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जनरली दोस्तों होयसल शासक जो थे वो शिव की ही पूजा करते थे, तो शिव के ही सारे मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया।
तो सबसे बड़ा शिव मंदिर है। होयसल काल के 3 जैन बसदी मंदिर और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी है। बसदी का मतलब होता है मठ, है ना? तो यहाँ पे एक मठ है दोस्तों, मतलब होयसल काल के 3 जैन बसदी भी हैं, यानी कि मठ भी हैं इसमें साथ-साथ, और साथ ही एक सीढ़ीदार कुआं भी इस मंदिर के परिसर में बना हुआ है दोस्तों। ओके, तो ये हो गया आपका हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर। एक अंतिम एक और मंदिर है दोस्तों, वो है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है, ये भगवान कृष्ण के 3 रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल पे समर्पित है। सोमनाथ का केशव मंदिर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 रूपों को, कृष्ण के 3 रूपों को समर्पित है। केशव की मूर्ति गायब है और जनार्दन तथा वेणुगोपाल की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हैं। ऐसा लगता है कि मध्यकालीन भारत में जब आक्रमणकारियों का दौर आया तो इस मंदिर की कुछ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। संभवतः इसी वजह से इसकी मूर्तियां और कुछ चीज़ें क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी ये मंदिर दोस्तों काफ़ी विकसित है और दुनिया भर में अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। अपनी नक्काशियों के लिए, अपनी सुंदर नक्काशियों के लिए, जटिल सुंदर नक्काशियों के लिए, अपनी मूर्तियों के लिए और अपने तारे जैसी आकृति के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। इन मंदिरों को आप लोग अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ये सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आप लोग समझ लें, होयसल काल की विशेषताओं को समझ लें, उनके मंदिरों के उदाहरणों को समझ लें, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी मज़ेदार होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू।